हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखो, अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, तबीयत सही नहीं थी, इसलिए लास्ट क्लास मतलब मेरी एक ही क्लास तुम लोगों के लिए हुई है, जिसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन हमने पढ़ा था। अराइवल ऑफ यूरोपियन में हमने क्या कहते हैं वो पढ़ लिया था, पोर्चुगीज पढ़ लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन हमने पढ़ लिया था। बाकी कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून। अब तबीयत ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है ना। थोड़ी आवाज़ भी निकल रही है, कानों का दर्द भी थोड़ा कम है, तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और तुम लोगों की दुआ, ठीक है, अभी ठीक हूँ मैं, है ना। चलो, 2 दिन से अच्छा भी नहीं लग रहा था, पता है। तुम लोगों से मेरी भले ही ओरली बात नहीं हो पाती, कमेंट करते हो, लेकिन डांटे बिना मज़ा नहीं आ रहा था। एक दिन एक ही क्लास हुई, उसके बाद फिर चलो ठीक है है ना। बताओ, कोई डाउट है क्या लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, तो वो बता दो। अगर कोई डाउट है तो वो बता दो फटाफट। मैं भी आप लोग को मिस कर रही थी यार। चलो ठीक है, बढ़े आगे। देखो हम लोगों ने पोर्चुगीज पढ़ लिया था, उतना ही पढ़ना। मैं पहले कह रही हूँ, इन पोर्शंस को उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में पूछता है। बहुत ज्यादा इसमें घुसना मत, नहीं तो तुम्हारा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। पता है, इसमें से तुम खुद भी अगर प्रीवियस पेपर निकाल के देखोगे ना, बहुत ज्यादा सवाल ववाल आते नहीं है। 2 साल 3 साल में एक सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो उतना इसमें जितना मैं बता रही हूँ ना, उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा, आज हम लोग मेनली पुर्तगाली तो हमने पढ़ लिया था, मेनली हम लोग आज डेन्स का आगमन पढ़ेंगे। ठीक है, डेन्स का आगमन यानी डेन्स कहाँ से आए थे, डेन्स कहाँ से आए थे। डेन्स भी पढ़ेंगे हम, डच भी पढ़ेंगे, है ना। डच भी पढ़ेंगे, डच डच का आगमन भी पढ़ेंगे। ठीक है, डच भी पढ़ेंगे यूरोपियन भी हो सके तो देख लेंगे। यूरोपियन, यूरोपियन यानी कि ब्रिटिश, यहाँ पे मैं ब्रिटिश लिख देती हूँ यार, ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेज, इनको हम लोग अंग्रेज ही बोलते, जबकि अंग्रेज सभी थे। तुम अगर देखोगे, अंग्रेज तो सभी थे ना, फिर भी हम लोग ब्रिटिशर्स को ही मेनली अंग्रेज बोलते हैं। फ्रेंच का आगमन भी पढ़ लेंगे, मतलब जितना हो सके उतना अपन आज कवर कर लेंगे। ठीक है, उतना कवर कर लेंगे जितना हो सके। तो मैंने तुमको जो सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस में तुम यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले पोर्चुगीज भारत आए। ये सीक्वेंस याद है ना, ये सीक्वेंस नहीं भूलना है। पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच इंडिया आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। ठीक है, उसके बाद कौन आया, ब्रिटिश आए। उसके बाद डेन्स आए, डेन्स कहाँ से आए, डेनमार्क से आए। उसके बाद फ्रेंच आए। ठीक है, उसके बाद कौन आया, फ्रेंच आए। तो ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर मैंने तुमको पोर्चुगीज पढ़ा तो दिया था, लेकिन मैंने तुमको डेन्स कौन थे, डेन्स डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क वाले डेन्स थे। ठीक है, मैंने तुम लोग को पोर्चुगीज पढ़ा तो दिया था, लेकिन मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि यहाँ पर ऑपरेशन विजय जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन विजय, है ना। ऑपरेशन विजय के बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा था। 1961 में देखो हुआ क्या ना, 1947 में हम तो आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ये पुर्तगाली भारत से जा ही नहीं रहे थे। इन लोगों ने मेनली गोवा वाले एरिया को कब्जा करके रखा था, और गोवा वाले एरिया से ये भाग ही नहीं रहे थे। परेशान हो गए थे हम भी, है ना, भारत सरकार भी परेशान हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने बिल्कुल, हमारे सब्र का जब बांध टूट गया ना, तो हमने 1961 में क्या करा, अपनी एयरफोर्स और आर्मी उतार दी गोवा में। बोला कि यार तुम लोग, तुम्हें पता है उस समय क्या होता था, जब तक पुर्तगाली गोवा में थे ना, तब तक इन लोग क्या करते थे, तब तक इन लोग पुर्तगाली लोग गोवा में रेडियो जो चलता था, उस रेडियो में क्या बुलवाते थे, आपका स्वागत है, आप पुर्तगाल में हैं। ये चलता था गोवा में। मतलब गोवा को इन लोग अपने देश का हिस्सा मान बैठे थे।
आपका स्वागत है, आप पुर्तगाल में हैं, ऐसा रेडियो में बोला जाता था गोवा में, समझ रहे हो। 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ लॉन्च, भारत सरकार ने लॉन्च करा, उसके बाद भगाया वहां से पुर्तगालियों को। और अभी भी तुम जाओ ना गोवा, अभी भी जाओ, तुमको अभी भी पुर्तगाली, वहाँ कुछ पोर्चुगीज फैमिली तुमको वहां पे मिल जाएंगी, है ना, सब तो नहीं है, कुछ पोर्चुगीज फैमिली आज भी तुमको वहां पर मिल जाएंगी, तो ध्यान रखोगे, है ना। अब यहाँ पर देखना डचेस के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। जितना जितना मैंने तुमको पुर्तगालियों के बारे में बताया है, उन गवर्नर्स का नाम याद कर लेना, उनकी नीतियां मैंने बताई है, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति वगैरह मैंने बताई है, वो याद कर लेना। बाकी अपन बढ़ जाते हैं आगे, डच के बारे में पढ़ते हैं। डचों का आगमन, अराइवल ऑफ डच, है ना, अराइवल ऑफ डच। अब अराइवल ऑफ डच जो है, इसमें तुम देखोगे तो ये कहां से आए थे, ये नीदरलैंड से आए थे, ठीक है, ये कहां से आए थे, नीदरलैंड से आए थे। कहां से आए थे, ये नीदरलैंड से आए थे, समझ गए क्या। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो 1602 में, और बातों को जो मैं कह रही हूं वो ध्यान से सुनोगे। कंपनी का बनना और भारत में आगमन होना, दोनों में अंतर है बेटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बोलने लगते हैं कि मैडम ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले बना था 1600 में, डच तो बाद में बना 1602 में, तो आप कैसे बोल रहे हो कि पहले डच आए बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसके हिसाब से तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई होगी, 1600 में बनी थी। तो ऐसा नहीं है, कंपनी बनी थी वो अलग बात है, कंपनी भारत आई वो अलग बात है। जब कंपनी भारत आई हम उसको पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, नीदरलैंड नाम की जो जगह है वहां से डच लोग इंडिया आए। नीदरलैंड नाम का देश कहां पर है जानते हो, कौन से महाद्वीप में है, ये तुमको मिलेगा यूरोप में, ठीक है। कहां पर मिलेगा तुमको, यूरोप में मिलेगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ गए। यूरोप में नीदरलैंड नाम के, नीदरलैंड की एक खासियत बताऊं तुम्हें मैं, नीदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का निर्यातक देश है। दुनिया में ना फूलों का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे आगे नीदरलैंड है, सबसे ज्यादा फूलों का निर्यात नीदरलैंड ही करता है। आई बात समझ में। तो ध्यान रखोगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, है ना। जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसी तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1602 में बनी। अब ये भारत में तो बनी नहीं थी, बनी तो नीदरलैंड में थी, लेकिन वहां पर इन लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं, इंडिया का नाम बहुत सुन रहे हैं हम, पुर्तगाली लोग इंडिया में बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, तो हम भी एक काम करते हैं, वहां चलते हैं, ठीक है, वहां चलते हैं। अब ये लोगों ने क्या करा, ये लोग उठा के अपना झोला चले आए इंडिया। इंडिया में क्या करने आए थे डच, डच कोई बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार करने के इरादे से इंडिया नहीं आए थे। जो इरादा यूरोपियन यानी ब्रिटिशर का था वो इरादा डच का कभी भी नहीं था, कभी नहीं था डच का वो इरादा। पहले तो डच व्यापार करने ही भारत आए थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। डच इंडिया किस लिए आए, ट्रेडिंग करने के लिए, चलो ठीक है। एकदम जिस तरीके के पुर्तगाली थे सेम उसी तरीके से डच थे। डच भी समुद्री व्यापार के विशेषज्ञ थे, एकदम समुद्री व्यापार में एकदम एक्सपर्ट थे लोग। दे वेयर एक्सपर्ट इन सी ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड लिखना इसको, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेडिंग, समुद्री व्यापार के विशेषज्ञ थे। इसका मतलब समझ रहे हो, इन लोग भी बहुत बेहतरीन जहाज वहाज बनाना जानते होंगे। समुद्र में महीनों तक ये लोग क्या कहते हैं, ट्रैवल करना इनकी आदत रही होगी। और ये उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस समय अपने पास हवाई जहाज वगैरह तो था नहीं, है कि नहीं, उस समय कहाँ था हवाई जहाज वगैरह, उस समय तो था नहीं। तो जरूरी था कि भाई समुद्र के रास्ते पर कब्जा किया जाए, और समुद्री रास्ते पर कब्जा करने के लिए जरूरी क्या था, वो जरूरी था कि हम लोग क्या करें, हम लोग जहाज वगैरह बनाने की जो कला है उसको सीख लें। तो इन लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से इस चीज को सीख लिया था। अब पहले डच एग्जाम में क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता जो मैं तुमको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि डच ने अपना सन भी नहीं पूछता, सन भी नहीं पूछता,
पूछता है कहाँ बनाया, वो भी इक्का दुक्का सवाल आएगा तभी पूछेगा। फर्स्ट डच फैक्ट्री, भारत में पहली, भाई ट्रेडिंग व्यापार करने आए थे ना, व्यापार करने आए थे ना, तो फैक्ट्री तो बनाएंगे। अब बोलोगे मसूलीपट्टनम कहाँ है मैम, तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। इसी मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू करा था। ठीक है, समझ गए, ध्यान रखोगे इसको, है ना, ट्रेडिंग करना इन्होंने यहीं पर शुरू करा था। और भी कारखाने इन्होंने खोले थे, और भी कारखाने, जैसे बिमिलीपट्टनम में, पुलिकट में, चिनसुरा में, कासिम बाजार में, बारानगर में, सूरत में, कोचिन में। जितने नाम देख रहे हो तुम एक पॉइंट नोट कर लेना, सारे के सारे समुद्र के किनारे, सारे समुद्र, तुम कोई भी नाम देख लो, बिमिलीपट्टनम देख लो, पुलिकट देख लो, पुलिकट भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है। अभी पुलिकट झील बहुत ज्यादा फेमस है ना, पुलिकट देख लो, चिनसुरा, कासिम बाजार देख लो, ये भी तुम्हारा बांग्लादेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद तुम ये देख लो, क्या कहते हैं, बारानगर देख लो, सूरत देख लो, कोचिन देख लो, है कि नहीं, ये सब। सन पूछता है, अरे डच का नहीं पूछता है सन भैया, क्या नाम है तुम्हारा, गोलू। डच का आज तक सन नहीं पूछा है, सन पूछता है तो ब्रिटिश का और पोर्चुगीज का पूछता है, डच का नहीं पूछता बेटा, डच का कभी सन नहीं पूछा है। ठीक है, कि डच की पहली फैक्ट्री कब बनी थी, ये नहीं पूछा है कभी। जो पूछता है वो मैं बता देती हूँ, तुम इतना चिंता मत करो, भरोसा रखो, है ना। सॉरी, कासिम बाजार का मैं तुम लोग को बांग्लादेश बता दी है, बंगाल में है ना, बंगाल लिखना, बांग्लादेश मत लिख देना उसको, कासिम बाजार बंगाल में। ठीक है, कोचिन केरल में, कासिम बाजार बंगाल में, चिनसुरा वगैरह, पुलिकट, ये सब, ये बाकी के तो साउथ में है। अब इन लोग जो है ये ट्रेडिंग करते थे। अब तुम सोचोगे यार ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे, क्या चीज का करते थे, कारखाने समुद्र के किनारे ही क्यों, मतलब मेनली समुद्र के किनारे नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर समुद्र के किनारे वाले शहरों में ही इन लोग कारखाने। इसका रीजन मैं बता रही हूँ तुमको क्या था, राखी कुमारी, राखी कुमारी के साथ और बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी बता रही हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या था ना कि उस समय मैंने क्या बताया, हवाई जहाज वगैरह कुछ था नहीं, हवाई जहाज वगैरह तो कुछ था नहीं। व्यापार किससे होता था, समुद्री क्षेत्र से, जहाज में सामान लाद के व्यापार करते थे। इनको क्या चाहिए कि भाई जहां पर सामान बन रहा है, जिस फैक्ट्री में सामान बन रहा है, वो फैक्ट्री समुद्र से ज्यादा दूरी पर ना हो, ताकि हम लोग को सामान ज्यादा दूरी तक ट्रैवल ना करके ले जाना पड़े। तो इन लोग इसीलिए सामान को फैक्ट्री को समुद्र के किनारे के ही किसी शहर में या किसी जगह में स्थापित करते थे, ताकि आसानी से ट्रैवलिंग, आसानी से गुड्स को, सामान को पोर्ट तक ले जाया जा सके। आई बात समझ में, इसीलिए ये किया जाता था, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, हाँ लोडिंग में आसानी हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ठीक है, आप बेटा एवी बोलते हो एंड भाई, हाँ तो क्या हुआ, मेरा जो मन आएगा मैं वो बोल देती हूँ, बेटा, बच्चे, भैया, बहन, बहन तो खैर नहीं बोला अभी तक, गुरु, प्रभु, परमेश्वर, माता, है ना, और भी बहुत कुछ बोला है, 2-3 चीजें नहीं बोली है, बाकी सब बोल रखा है। ठीक है, चिंता मत करो, कभी भी कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, आदत डाल लो अब, है ना, अब इस चीज का आदत डाल लो तुम। अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब तुम लोग सोच रहे होगे किस चीज का व्यापार करते होंगे यार ये लोग, व्यापार व्यापार बोल रही है मैम, कारखाना कारखाना बोल रही है, क्या करते होंगे इन लोग, जो है नील की खेती करवाते थे, और नील से जो डाई बनता है उसका व्यापार करते थे, चावल की खेती करवाते थे। ठीक है, ठीक है, इन लोग राइस, चावल की खेती करवाते थे, और उसका भी क्या कहते हैं, बिजनेस करते थे। और कॉटन की भी खेती होती थी। ठीक है, कॉटन की होती थी, अफीम की, उस टाइम पे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया। क्लास 15 मिनट पहले खत्म कर। हाँ मैं आ जाऊंगी।
ठीक है। उस टाइम पे अफीम की खेती यानी कि ओपियम की खेती बहुत ज्यादा होती थी। आज भी तुम देख लो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। ओपियम की खेती बहुत ज्यादा होती थी, अफीम की, कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती थी, रेशम की खेती, मतलब इन चीजों से जो भी बनता था, इन चीजों से जो कुछ भी बनता था, वो सभी चीजें, वो सभी क्या कर रही है? अरे यार मेरा पेन गिर गया था और फिर दिक्कत हो गया था थोड़ा, इसीलिए मैं खड़ी थी, सॉरी, है ना। चलो अफीम क्या होता है? अफीम से नशा होता है। सरफराज खान, अफीम से नशा होता है, नशा। कभी ये सब ट्राई मत करना, मैं पहले ही कह रही हूँ, बहुत खराब चीज होता है, बहुत खराब चीज, बिल्कुल ये सब चीज से दूर रहना, ठीक है। चलो खैर आ जाओ यहाँ पर। नील की खेती, चावल की खेती, कॉटन की खेती, अफीम की खेती, रेशम और काली मिर्च की खेती। अब इन चीजों का ये व्यापार करते थे। नील से ये डाई बनवाते थे। डाई मतलब जो कलर वगैरह होता है ना, डाई, जिससे कलर, नीला कलर देखते थे पहले के टाइम पे। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो सफेद रंग का शर्ट जब स्कूल से दिया जाता था तो उस सफेद रंग के शर्ट में नील डाल देते थे, घर वाले नील डाल देते थे, होता था ना, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। चावल की खेती, अच्छा ये तो बता दिया मैंने, तो ये सब चीज की खेती होती थी, इन्हीं चीजों का व्यापार होता था, ध्यान रखना। इन लोगों ने इंडिया में आके ना एक इंपॉर्टेंट चीज करी थी, इन लोगों ने टकसाल बहुत ज्यादा इनके टाइम पे चर्चा में था। बोलोगे टकसाल क्या होता है? आज के समय में जो तुम सिक्के देखते हो, सिक्के देखते हो, काली मिर्च, चले जाओ वहां, तुम चले जाओ, क्या कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, विक्रम गुप्ता, केरला चले जाओ, केरला चले जाओ, ठीक है, केरला जाओ और वहां देखो, सब होता है ना। अब यहां पर तुम जब देखोगे सिक्के बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सिक्के बनाने के लिए इंडिया में इन्होंने बहुत काम करा था। इनके टाइम के सिक्के देखोगे, दिखाऊं तुमको मैं इनके टाइम के सिक्के दिखा, अरे यार है नहीं क्या, शिट यार, मैं सिक्के, इनके टाइम के सिक्के भाई शानदार एकदम, डच के टाइम के सिक्के, इन लोगों ने सिक्का वगैरह, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ऐसे कौन से अंग्रेज थे जो भारत में आकर के टकसाल वगैरह जिन लोगों ने स्टैब्लिश करा था, कॉइन की मिंटिंग करवाते थे, तो ये इन लोग करवाते थे, कॉइन की मिंटिंग करवाते थे लोग, सिक्के वगैरह इन लोगों ने वो करवाना शुरू करा था, मिंटिंग। नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, कोचिन और पौंडीचेरी, इन जगहों में इन लोग, अच्छा मुझे ये बताओ, अभी के टाइम पीरियड में जो कॉइन की मिंटिंग होती है, अभी फिलहाल जो कॉइन की मिंटिंग होती है भारत में कहाँ कहाँ पर होती है? अभी कॉइन की मिंटिंग इंडिया में कहाँ कहाँ पर होती है, ये बताओ, ठीक है, समझ गए। इन लोगों ने नागपट्टनम वाले एरिया को भी कैप्चर, मैंने क्या बोला, जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जो समुद्र के किनारे वाले एरिया में थे, उन सभी जगहों में इन लोगों ने कब्जा करके रखा था, ठीक है। दे कैप्चर्ड नागपट्टनम, है ना, ध्यान रखोगे, ठीक है क्या? मुझे बताओ अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पर वो हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ पर सिक्के मिंट किए जाते हैं? नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, है ना, कोचिन, पौंडीचेरी, ठीक है। व्यापार क्या क्या बताया मैंने? इंडिगो का व्यापार होता था, पैडी, ठीक है, कॉटन, ओपियम, सिल्क एंड ब्लैक पेपर, बस। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। एक और जगह बताओगे? आज का दिन बहुत बुरा गुजर रहा है, सारा क्लास में ना कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कभी क्या दिखाई दे रहा है तुमको? अच्छा, सारा क्लास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कभी कभी, क्यों, क्या हो बेटा? बेटा क्या दुख है, कोई दुख है क्या? इंडिगो, कॉटन, ओपियम, सिल्क, बस इतना ही। डचों का पतन क्यों हुआ? सब कुछ जब अच्छा चल रहा था तो इंडिया में डच का पतन क्यों हुआ? अब तुम एक चीज सोचो,
जिस समय डच लोग इंडिया में थे उस समय पर एक और क्या कहते हैं पावर इंडिया में आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुका था डच लोग के टाइम पीरियड में। बहुत बड़ा कंपटीशन था ये डच लोगों का, ये डच लोगों का एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुका था। आई बात समझ में? अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुका है तो मुझे तुम एक बात बताओ, दिक्कत होगा? क्यों नहीं होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी इनको अपना कॉम्पिटिटर मानने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेम चीज कर रहा था। वो भी क्या कर रहा था? ऐसी ऐसी जगहों को चुन रहा था जो जगह समुद्र के किनारे हो, उन जगह पर जाके वो भी फैक्ट्री बना रहा था। तो क्यों नहीं होगा दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कत हुआ, डच लोगों के साथ में भिड़ गए इन लोग, इसके बाद में दिक्कत हुआ। ठीक है, टकसाल डच ने शुरू किया, शुरू नहीं किया बेटा, शुरू नहीं करा, लेकिन बनाया। मतलब काफी सारे ऐसे कॉइन मिंटिंग एरियाज बनाए, शुरू नहीं करा। ऐसा मतलब अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि शुरू करा, ठीक है ना? चलो, इन लोगों के पतन का सबसे बड़ा कारण था करप्शन। इन लोगों का जो कारखाना बना था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत भेजा गया, ये सारी चीजें जो हो रही थी, इस बीच इन लोगों के आपस में जो ऑफिसर्स थे ना इंडिया में, जिन डच ऑफिसर्स को भेजा गया था सारा देख रेख करने के लिए, उन लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू, अपना जेब भरना शुरू कर दिया। ठीक है, और भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जब किसी भी जगह भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, करप्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम पे वो कंट्री या फिर वो जगह या फिर वो कंपनी डूबना शुरू कर देगी। ज्यादा समय फिर उनके पास नहीं रहेगा। ठीक है, त्रावणकोर के शासक द्वारा डचों का दमन। त्रावणकोर का जो शासक था, त्रावणकोर वाला एरिया आज के टाइम पे कहा? केरला में। केरला में जो त्रावणकोर का शासक था उसके साथ डचों की नहीं बनती थी, उसके साथ भिड़ंत हुआ, ये भी एक इशू था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मैंने क्या बोला? राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, तुम कितने भी कारण देख लो, कितने भी तुम दुनिया भर के कारण देख लो, सबसे मेन कारण तो यही था। तुम दुनिया भर के जितने भी कारण देख लो, सबसे मेन कारण तो यही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज। सबसे मेन कारण यही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज। ठीक है, समझ गए? डचों को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों जैसे यूरोपीय शक्तों से कड़ी टक्कर मिली। प्रकाश सुमन सिंह, बहुत बेहतरीन लिखा है तुमने, बहुत अच्छे से लिखा है तुमने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिखा है तुमने। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन और ये सबसे बड़ा रीजन। इस रीजन को तुम छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में हुआ एंग्लो डच वॉर, अंग्रेज और डच के बीच में एक वॉर हो गया, जिसके बाद डच को भारत से भाग जाना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ? अंग्रेज और डच का युद्ध हो गया, और इस युद्ध के बाद डच को इंडिया से भागना पड़ा। आई बात समझ में? क्या हो गया? कौन पूछ रहा है मेरा शादी हुआ है कि नहीं? नेहा ठाकुर पूछ रही हो? नहीं बेटा, शादी नहीं था, मेरी बहन घर आई थी मेरे, है ना, तो मेरी बहन 10-15 दिन रुकी। हाय हाय, मैं पर्सनल बातें करने लग गई। खैर, तुम पूछ रही हो तो बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे अलग अलग बैचेस में, तो मैं बता दे रही हूँ। सुनो, शादी वादी नहीं हुआ है, मेरी बहन आई थी मेरे घर घूमने के लिए, 10-15 दिन वो रुकी। उसके बाद वो जब जा रही थी तो उसको लगवानी थी मेहंदी। अब उसको लगानी नहीं आती, मुझे आती है, तो मैंने उसको लगाया। अब बढ़िया दोनों हाथ भर के उसने लगा लिया। अब जो बच गया ना, बचा हुआ, उसने बोला तू लगा ले। मैंने सोचा चलो यार, 1.5 साल हो गए, मेहंदी वेंदी लगाई नहीं, मैंने भी लगा लिया। और तुम्हें एक बात बताऊं, इस हाथ में भी मैंने लगाया है, इस हाथ में भी मैंने ही लगाया है। मतलब दोनों हाथ से मेहंदी लगाना आता है मुझे। ठीक है, तो मैंने ही लगाया है ना। और ये मेरी शादी की मेहंदी नहीं है। ठीक है, शादी होगी तो तुम लोग को लगता है कि मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगी? मेरी शादी जिस दिन तय होगी ना, मैं आके सबसे पहले तुम ही बताऊंगी कि भाई मेरी शादी तय हो गई है। जितने बच्चे आ सकते हैं प्लीज आइए, सच में। जितने बच्चे तुम लोग, देखो यहाँ से तो होगी नहीं, जहां से भी होगी ना, जितने भी बच्चे आ पाओ सब आना, मैं तो यही बोलूंगी। तुम लोग को इन्विटेशन जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे कायदे से तुम देखोगे तो हमको डेनिश तो नहीं, हमको पढ़ना चाहिए यूरोपियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
अगर तुम सीक्वेंस देखोगे तो हमको पुर्तगाली पढ़ लिया, डच पढ़ लिया, अब हमको अंग्रेजों के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग, ये वास्ट है, थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा वास्ट है, हम लोग डेनिश पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्रेंच पढ़ लेंगे, फिर हम ब्रिटिश पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग सीक्वेंस मत बिगाड़ना, तुम लोग सीक्वेंस यही रखना, ठीक है। PDEDF तुम लोग सीक्वेंस यही रखना, है ना। सीक्वेंस अपना मत बिगाड़ना, मेरा सीक्वेंस भले ही बिगड़ जाए, तुम मत बिगाड़ना अपना, ठीक है ना। चलो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहां से आए थे ये लोग? ये लोग आए थे डेनमार्क से। कहां से आए थे ये डेनमार्क से आए थे, ठीक है। डेनमार्क, है ना, ये डेनमार्क से आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर, वो मैं पढ़ाऊंगी ना जब मैं तुमको बता दूंगी सब, ठीक है। जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाऊंगी मैं बता दूंगी तुमको, चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी अपन डेनमार्क, ये छोटे छोटे वाले निपटा लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर अपन पढ़ेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका फॉर्मेशन 1616 में हुआ। ये सन कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दे रही हूँ, ठीक है, ये कभी नहीं पूछता है। ट्रैंकूबार में एक फैक्ट्री की स्थापना हुई। ट्रैंकूबार कहाँ पर पड़ता है वो मुझे बताना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना करी? इन्होंने ट्रैंकूबार में फैक्ट्री की स्थापना करी थी। अब ट्रैंकूबार कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पड़ता है अभी फिलहाल, बताना जरा मुझे। ट्रैंकूबार अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है, बताओ बेटा। गरिमा थैंक यू बेटा, है ना। अभी फिलहाल ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु, ठीक है, समझ गए क्या? ट्रैंकूबार अभी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इन्होंने इंडिया आते ही, अब तमिलनाडु भी क्या है? तमिलनाडु भी क्या है? तमिलनाडु भी एक तटीय राज्य है जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। इन लोगों ने भी क्या चुना? डेनमार्क वालों ने, इन लोगों ने भी तटीय राज्य चुना। समीकरण समझ रहे हो इनके दिमाग का? कैसे इन लोग भारत आके कैसे कैसे क्षेत्र को चुना करते थे। इन लोग क्षेत्रों को चुना ही इसे ऐसे करते थे कि भैया हमको तटीय क्षेत्र मिल जाए जैसे तैसे। सबका यही सीन था भाई, सबका यही सीन था। ये भी आए तमिलनाडु को चुन लिया, तमिलनाडु में फैक्ट्री बना दी। क्यों? ताकि भाई तुम जब मैप देखोगे ना, तुम जब भारत का मैप बनाओगे, यहां पर पड़ता है तुम्हारा तमिलनाडु और यहां पर पड़ता है आंध्र प्रदेश, यहां पर पड़ता है केरला, यहां पर पड़ता है कर्नाटका। रॉ मैप बना रही हूं मैं, ये तमिलनाडु है, ठीक है। ये क्या है? ये तमिलनाडु है। यहां पर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, यहां पर अगर इन लोग फैक्ट्री बनाते हैं तो यहां पर बंदरगाह होगा, ठीक है, यहां 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 या फिर कहीं पर भी बंदरगाह होगा। सामान को आसानी से इन लोग ले जाएंगे और यहां से बंगाल की खाड़ी में लाद करके इन लोग बढ़िया अपना समुद्र के रास्ते निकल जाएंगे। कितना आसान होगा इनके लिए, तुम ये सोचो। उसके बाद इन लोग कोचीन में फैक्ट्री बनाते थे तो कोचीन में भी यहाँ पर बना दिए मान लो फैक्ट्री, तो सामान यहाँ पर लाद के लेके चले गए। गुजरात के सूरत में फैक्ट्री बनाए तो सूरत यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र में पड़े तो यहाँ पर बंदरगाह यहाँ पड़े तो यहाँ से लेके चले गए। तो इन लोग इसीलिए इस तरीके से जगहों को चुनते थे, ठीक है क्या? समझ गए? तो ट्रैंकूबार याद रखना तमिलनाडु में पड़ता है। इनका जो प्रमुख क्षेत्र था, जो इन्होंने अपना बेस बनाया था, वो बेस इन्होंने श्रीरामपुर में बनाया। भले ही तमिलनाडु के ट्रैंकूबार में इन लोगों ने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, कारखाना तो बनाया था, लेकिन बेस नहीं बनाया था। बेस जो था इनका, है ना, हाँ, वैसे भी सामान जहाज में ही, हाँ बिल्कुल, सामान ना तुम देखोगे प्लेन वगैरह में बड़ा सामान नहीं जाता है। बड़े बड़े जो सामान है, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, वो जहाज के रास्ते ही भारत आती है। अभी भी तुम देखो, अभी भी तुम देखोगे तो जहाज के रास्ते ही भारत आती है चीजें, है ना, समझ गए? ट्रेन जहाज के रास्ते आएगी, या तो फिर अगर इंडिया के अंदर अगर क्या कहते हैं वो हो रहा है, इंडिया के अंदर ही अंदर अगर बिजनेस क्या कहते हैं सप्लाई करना है सामान, तो वो ट्रक में ले जाएंगे, ट्रेन में, मालगाड़ी में ले जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे करते हैं। खैर, इनका प्रमुख क्षेत्र क्या था? श्रीरामपुर था। डेनिश फैक्ट्रीज लास्ट में क्या करी गई? जब अंग्रेजों ने जब, देखो यार तुमको ये तो समझ में आ रहा, एक स्लाइड में डेनमार्क का पूरा चौपट खत्म हो गया। एक ही स्लाइड का था इनका हिस्ट्री इंडिया में, एक ही स्लाइड का। इन्होंने इंडिया में आके उतना कुछ खास किया नहीं था। तो मतलब तुम ये सोचो अंग्रेजों का कितना प्रभाव था इन पर, अंग्रेजों ने इनको भगा ही दिया लास्ट में।
गेट लॉस्ट, अंग्रेजों ने इनको लास्ट में भगा दिया यहां से। आई बात समझ में? ठीक है, अफ्रीका के नीचे से ही जाते थे। हाँ, उस समय पे क्या था ना, उस समय पे स्वेज नहर नहीं बना था। तुमको मैंने मैप दिखाया, तुमको मैंने मैप दिखाया क्या अभी? एक मैप, ये देखो, ये वाला मैप देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ध्यान से देखो, ठीक है? जो बच्चा पूछ रहा है वो भी देखेगा, प्रकाश भी देखेंगे और बाकी के बच्चे भी देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये भारत है ना अपना प्यारा सा, ये है यूरोप। अब डच भी यहीं से आए, नीदरलैंड से। डेनिश भी, डेनिश ऊपर से डेनमार्क से आए, इधर वाले, सॉरी इधर वाले एरिया से डेनमार्क से आए। तो सबको जाना तो इधर ही था। तो उस समय पे यहाँ पर जो स्वेज नहर है ना, अभी स्वेज नहर यहीं पर है। स्वेज नहर, ये नहर मानव निर्मित नहर है, ये इंसान ने बनाया है, ये उस समय नहीं बना था। अब उस समय नहीं बना था तो बताओ क्या करेंगे? बेचारों को यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका का चक्कर मार के जाना पड़ता था, बहुत लंबा रास्ता पड़ता था। और वहां से कोई आता भी था ना तो वो भी ऐसे चक्कर मार के आता था। तो अब डेनिश लोगों ने जब तमिलनाडु में अपना फैक्ट्री बनाया, अरे क्या हो गया यार इसको, डेनिश लोग, अरे डेनिश लोगों ने यहाँ पर जब फैक्ट्री बनाया तो यहाँ से अपना सामान एक्सपोर्ट करा और घूम के जाना पड़ा इनको। तो थोड़ा सा मैप को देखोगे तो तुमको वैसे ही समझ आ जाएगा, है ना? थोड़ा सा मैप को देखोगे वैसे तुमको समझ आ जाएगा। मेरा चैट नहीं देख रही है, नहीं देख पाई। कुछ सवाल पूछ रही थी बेटा राखी कुमारी, कुछ पूछ रही थी? अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी और मैंने नहीं देखा तो फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब जब लास्ट में 1800 का टाइम आता, देखो 1845 की बात हो, 1845 की बात, इस समय तक आते आते डेनमार्क वाले परेशान हो गए थे। क्योंकि इस समय तक, तुम ये वाला टाइम पीरियड देखोगे तो इस समय तक अंग्रेज भारत में बहुत पावरफुल हो चुके थे, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। उनका ऐसा सीन था कि वो बिल्कुल 1857 की क्रांति से कुछ साल पहले की ही तो बात है ना, इस समय तक अंग्रेज पूरा पैर अपना इंडिया में जमा चुके थे, फ्रेंच लोगों को प्रताड़ित करके भगा चुके थे, यहाँ पर जो है पुर्तगालियों को भगा चुके थे। जो थोड़े बहुत पुर्तगाली थे वो गोवा में रह गए थे, बाकी तो पूरा उनको हटा ही चुके थे, बचे थे डेनमार्क वाले। परेशान होकर इन लोगों ने 1845 में बोला कि जितने भी हमारे कारखाने हैं आप ले लो, हम तो चले जयराम जी की, ये भी चले गए यहाँ से कारखाना वारखाना। अब बचेगा कौन? बचेंगे थोड़े बहुत फ्रेंच, थोड़े बहुत ही बचे थे, वो भी चले ही गए थे समझो, जब फ्रेंच पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी मैं तुमको। और मेनली बचे थे तुम्हारे ये अंग्रेज, ब्रिटिश बचे थे आखिरी तक, समझ गए? ठीक है, 1845 में चले गए। कोई डाउट है क्या जितना भी हमने पढ़ा है अभी उसका, उसके लिए, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट बताओ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो मुझे फटाफट बता दो। कोई डाउट है? कितने दिनों में पहुंचता था उन लोग के ऊपर रहता था, कई बार उन लोग रुक रुक के जाते थे। तुम ऐसे देखोगे ना, इसको मैप को देखोगे ना, देखो लगातार चलना तो पॉसिबल नहीं था ना, तो क्योंकि जहाज में भी फ्यूल वगैरह लगता है कई बार। अगर मोटर जहाज, वैसे तो उस समय मोटर जहाज कम ही होती थी, लेकिन फ्यूल वगैरह, अगर फ्यूल वाला जहाज रहता होगा तो यहाँ पे रेस्ट वगैरह करते थे लोग, अलग अलग जगहों में थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके फिर जाते थे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया फिर पहुंच गए। लगातार लगातार नहीं चलते थे, लगातार चलने के लिए खाना पीना उतना सारा भी तो जरूरी है ना, समुद्र का पानी तो पीने लायक रहता नहीं है, ठीक है? समझ गए क्या? चलो अच्छा, स्वेज नहर के बारे में पूछ रहे हो क्या? स्वेज नहर 1869 में बेटा, 1869 में इसका उद्घाटन हुआ था। मतलब वही तुम समझ लो, इसको बनाने में 10 साल, 1859 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1869 में इसका उद्घाटन हो गया था। मतलब वही लगभग 10 साल लगे थे इसको बनाने में, ठीक है ना? लगभग 10 साल। फरहत को डाउट है, क्या डाउट है बेटा बताना? प्रिया कुमारी, समझ गए ना? डच से बहुत क्वेश्चन पूछते, कुछ नहीं पूछते ज्यादा। डच से एक, मैं तुम लोग को सच बताऊं, जो पोर्शन अभी अपना चल रहा है ना, 2 साल 3 साल में एक सवाल आता है इस पोर्शन से, जो अपना एडवेंट ऑफ यूरोपियन, अराइवल ऑफ यूरोपियन जो चल रहा है, 2-3 साल में एक सवाल आता है बस, ठीक है? 2-3 साल में बस एक सवाल आता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, है ना? कौन बनवाया है? अच्छा वो भी बता देती हूँ, कौन बनवाया है वो भी बता देती हूँ। इसको बनवाया था फर्डिनेंड
फर्डिनेंड डी लेस्पेस, इस व्यक्ति ने इसको बनवाया था, सुएज नहर को। ठीक है, सुएज नहर को इस व्यक्ति ने बनवाया था, ध्यान रखोगे इसको, है ना। चलो ठीक है, सुबह से पढ़ रहा हूं, सर में दर्द हो रहा है। अरे यार मैम, आप बोल रहे हो कुछ पूछते नहीं है फिर पढ़ा रहे हो, ये क्या है? ये क्या है बताऊं मैं? ये है कि तुमने शायद सुना नहीं। मैंने बोला 2 साल 3 साल में एक आध सवाल आ जाता है, मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं पूछता है। मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने बोला क्या, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछता। मैंने बोला 2-3 साल में एक। देखो जो सच है मैं वो बता रही हूँ तुमको, अब तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो ना करो तुम्हारी इच्छा है। प्रीवियस पेपर अगर तुम लोगों ने देखा होगा ना, पुराने पेपर अगर तुम लोगों ने देखे होंगे, कल लगभग 10 साल के पेपर देख लो तुमको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। 2-3 साल में एक आध सवाल इसमें से आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब वो तो अपन अराइवल ऑफ यूरोपियन पढ़ रहे हैं, तो मैं तुमको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रही हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा इसका तुमको ग्रंथ लिख के नहीं बता रही हूँ, यही रीजन है इसका। नहीं तो हम लोग 1857 की क्रांति वगैरह, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो है चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलो हो गया, डचों का आगमन हो गया, इनका हो गया, डेनमार्क वालों का। अब अपन फ्रेंच पढ़ लेते हैं, यूरोपियन अपन लास्ट में पढ़ेंगे। फ्रेंच भारत आखिरी में आए थे, बस इस चीज को अपने दिमाग में रखना। फ्रेंच जो है ये इंडिया लास्ट में आए थे। यहाँ पर तुम देखो, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर कहीं जा करके फ्रेंच आए थे। ठीक है, अब ये जो फ्रेंच इंडिया, इनके बारे में अपन लास्ट में पढ़ेंगे, मैं बता रही हूँ, लेकिन इनको थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना। इनको ये रखना कि जब फ्रेंच इंडिया में थे तब ये भी इंडिया में थे, जब डेनिश इंडिया में थे तब ये भी इंडिया में थे, जब डच इंडिया में थे तब ये भी इंडिया में थे। ये थोड़ा सा दिमाग में इन लोगों को, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे ना, इन लोगों के बारे में बताते हुए चलूंगी मैं, ब्रिटिशर के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रखोगे। अब देखो फ्रेंच के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, फ्रेंच, अब सुनो मेरी बात। 1664 जो सन था, उस समय फ्रांस में जो राजा था, क्या नाम था उसका? लुई नाम था उसका, लुई। ठीक है, फ्रांस का राजा था ये, उस समय तो राजाशाही चलती थी, तो फ्रांस में राजा था लुई। लुई ने अपने एक मंत्री को बुलाया, जिस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। लुई ने अपने मंत्री को बुला के बोला, यार एक बात बता कोलबर्ट, 1664 का टाइम चल रहा है, ध्यान अपने दिमाग में इस चीज को थोड़ा सा समझो, है ना, जो मैं कह रही हूँ। 1664 का टाइम चल रहा है, राजा ने अपने मिनिस्टर को, मंत्री को बुलाया कोलबर्ट को, और बोला कि यार एक बात बता, भारत में क्या चल रहा है? तो कोलबर्ट ने बोला भारत में फॉग चल रहा है। तो राजा ने बोला मतलब? तुम लोगों को समझाने के लिए कह रही हो ना, सीरियस मत ले जाना। फॉग चल रहा है मतलब? तो कोलबर्ट ने बोला वहां पर अलग अलग देश के जो कंपनी है जा करके कारखाना बना रही है। क्या बना रही है? कारखाना, और वो लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, बहुत पैसा छाप रहे हैं। तो लुई नाम के राजा ने बोला तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेवकूफ हैं, यहाँ पे हम क्यों नहीं भेज रहे हैं अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो मंत्री ने बोला कि आपने पहले बताया ही नहीं कि भेजना है। लुई ने बोला हम अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, अभी बता रहे हैं हम, अभी आप एक कंपनी बनवाओ, सुनो, है ना, अभी आप एक कंपनी बनवाओ। फ्रांसीसी का दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम नहीं बेटा, यही नाम है। अभी आप एक कंपनी बनाओ और कंपनी बना करके भेजो इंडिया, और इंडिया भेज करके बनवाओ कारखाने, और हमको भी व्यापार का फायदा चाहिए जैसे सब ले रहे। अब तुम ये सोचो ना, ब्रिटेन ले रहा था फायदा, पुर्तगाली फायदा ले रहे थे, इधर डच नीदरलैंड वाले फायदा ले रहे थे, तो फ्रेंच क्यों पीछे रहेंगे भाई? फ्रेंच ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बना डाली अपनी। क्या बना डाली? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना डाली। बोले ले, बन गई कंपनी। अब ये राजा ने बोल दिया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दो, भेज दो इंडिया। बोलो एकाधिकार का मतलब क्या होता है? 50 साल का एकाधिकार दे दिया इस कंपनी को, राजा ने बोला भेजो इसको इंडिया, 50 साल का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि उसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं होगा भारत में जाके व्यापार करने का। मतलब फ्रांस से और कोई भी नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो, कमेंट बाद में, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, कमेंट बाद में करना है ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। ठीक है, फ्रेंच राजा ने बोला कि भेजो इस कंपनी को भारत,
50 साल का एकाधिकार दो इनको। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि इसके अलावा और कोई भी दूसरी फ्रांस की कंपनी 50 साल तक भारत नहीं जाएगी, यही रहेगी भारत में, इसी कंपनी के ऑफिसर और यही कंपनी भारत में रहेगी। और कोई, जैसे ब्रिटेन के क्राउन ने, मैं जब तुमको पढ़ाऊंगी ना कल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्राउन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एकाधिकार दिया था ना कि भाई तुम ही रहोगे वहां। बाद में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार वगैरह जब उन लोग करने लगे तब फिर उससे छीन लिया गया सारा कुछ, है कि नहीं, है ना, समझ गए। तो 50 साल का एकाधिकार इसको दे करके 1667 से 60 मतलब इसको भेज दिया गया, कहाँ, भारत भेज दिया गया। मतलब भारत, मतलब इंडिया को सब प्रसादी बनाकर रखे थे क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ ये कह सकते हो तुम, ऐसी हालत थी। अब क्या करते उस समय पे, इंडिया का भी स्थिति ठीक नहीं था। 1667 से 68 के बीच में सूरत में इन लोगों ने पहली, सुनो मेरी बात ध्यान से, सूरत में पहली फैक्ट्री बना दी इन लोगों ने आके 1667 से 68 में। इसी सूरत में, कल जब मैं तुमको पढ़ाऊंगी, इसी सूरत में अंग्रेजों ने आकर अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1613 के आसपास कर दी थी। और यहाँ घुस गए जाके फ्रेंच, उन लोगों ने सूरत में फैक्ट्री बना दी। बताओ अंग्रेज बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? मेरी जगह है, मैंने पहले से यहाँ पर सब खीर वीर बना करके थाली जमा के रखी है। अब कुछ साल बाद मेरा ही प्रतिद्वंदी, जिसके साथ मेरा वॉर चल रहा है दूसरे देश में, वो आके, ऑस्ट्रिया में इन लोगों का वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रिया में फ्रेंच और यूरोपीय यानी कि ब्रिटिशर का वॉर चल रहा था, वो कल मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या बर्दाश्त करूंगी क्या ये कि मेरे ही एरिया में आके ये भी कारखाना बना ले जो मेरा दुश्मन है? इन लोगों ने वही करा, ब्रिटिशर को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब यहां से शुरू होगा इनका टसल, वो मैं तुमको कल बताऊंगी, विस्तार से इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए ना अपन इतना ही रखते हैं। मुझे इतना बता देना कि इतने, जितना मैंने तुमको आज पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड अगर तुमको कोई डाउट है तो वो तुम मुझे बता दो, क्योंकि कल हम लोग थोड़ा सा वॉर वगैरह भी देखेंगे, फ्रेंच के साथ में जो वॉर हुआ था, एंग्लो फ्रेंच वॉर वगैरह, ठीक है, ये सब भी अपन थोड़ा सा देखेंगे कल, है ना, ठीक है। आज का बता दो, कोई डाउट है तो फटाफट उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। चलो, हाँ, लुई व्यक्ति का नाम था बेटा, लुई व्यक्ति का नाम था, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। क्लास नाइट में हो सकता है बेटा, नाइट में क्लास नहीं होता है ना, दिक्कत ये है।